आने वाले वक्त में शेयर मार्केट की स्थिति क्या देखते हैं आप? 22 जुलाई से मार्केट गिरी, इसको क्रैश नहीं कहते, करेक्शन कहते हैं। तो नीचे किसी ने लिख दिया रुको ठहरो जरा, ऐसा कुछ है ना, कुछ मेरे वाले भी है, मेरे वाले भी। और फिर दर दर करते हुए वो गिर गई। जो बचा हुआ सितंबर का महीना होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी में मुझे कुछ भी खराब नहीं नजर आता। जो ग्रह स्टॉक मार्केट से मैं देखता हूँ और जो विश्व युद्ध के हैं वो आपस में ना जुड़ गए। अगर विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ या कोई और बड़ा वॉर नहीं शुरू हुआ तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएंगे। जैसे पुराने विश्व युद्ध हुए हैं उसी तरह से आप इसको देख रहे हैं? लड़ तो अमेरिका और रशिया रहे हैं, मगर वो नाम ऐसे लगा रहे हैं कि देखो वो कर रहा है वो कर रहा है। ये और युद्ध बढ़े, ट्रेड वुड बंद हुआ नहीं कि सारे वर्ल्ड की इकोनॉमीज खराब हो जाएंगी तो स्टॉक मार्केट गिर जाएगी। अमेरिका को कोई आंख नहीं दिखा सकता, लोग उससे डरते थे। भविष्य में भारत की स्थिति क्या देखते हैं? ट्रंप ने 4 फोन करे, मोदी जी ने उठाया नहीं। ठीक है कि मैं बहुत खुशी के साथ कहूँगा कि अभी ट्रंप ने 2-3 दिन पहले ही बोला है फेसबुक को, गूगल को कि आप इंडियन वो हायर करना बंद कर दो, जबकि वही के लोग कह रहे हैं कि ट्रंप पागल हो गए हैं। हाँ वही कह रहे हैं वो तो। मोदी का दिन कैसा देखते हैं? अभी चुनाव चल रहे हैं, इंडिया में जो स्थिति होने वाली है, ये नहीं देख रहे कि देश का क्या हाल होगा। उनको तो अपनी अलग ही, वो अपने अलग बिगुल बजा रहे हैं। 75 की उम्र कोई रिटायर होने की उम्र नहीं होती। तो न मैं रिटायर होऊंगा न तो किसी को रिटायर होने के लिए कहूँगा। लेकिन अब एक सवाल मेरा है आपसे, किस तरह की दुनिया देख रहे हैं आप? जिस प्लेनेट पे रशिया ना हो उस प्लेनेट का फायदा क्या? उसने ये बोल दिया। ऐसे वर्ल्ड वार हुए तो भी हिंदुस्तान का नुकसान कम होगा, क्योंकि आज भी बहुत से संत महात्मा हिमालय पे 500 लोग हर वक्त साधना में रहते हैं, और जब तक कोई 501 नहीं आएगा तो कोई उठ नहीं सकता, चाहे सैकड़ों साल हो जाए। आपके जैसा व्यक्ति अगर ऐसा बोलेगा तो फिर तो जो आपके जानने वाले हैं उन पे तो गलत हो जाएगा ना? नहीं यार, ये तो तुम गुंडागर्दी कर रहे हो साफ साफ। क्या आप कह रहे हो कि भाई ऐसा है? देयर इज नो लॉजिक अबाउट दैट। ये रॉन्ग धारणा है। आप भी कुंडली देखते हैं, तो आपका जन्म इस जीवन में किस उद्देश्य के लिए हुआ है? लग्नेश जहाँ बैठा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉलीवुड ब्लो को लेकर के आपने कुछ, मैंने प्रेडिक्शन की हुई कि 15 अक्टूबर तक के लिए बॉलीवुड के लिए कोई बड़ा बिग ब्लो हो सकता है। मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, तो फिर ये सब तो बेईमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा ध्यान लगाओ और इमेजिन करो, साउथ अफ्रीका में जो एक बच्चा है जो भूख से मर गया, क्या आप उसके मैनिफेस्टेशन का लेवल सोच सकते हो? मुझे लगता है कि कोई पॉडकास्ट तब ज़्यादा सफल हो जाता है जब दर्शक ये कहे कि मुझे तो पार्ट 2 इसका चाहिए, क्योंकि जो आपने पॉडकास्ट में बोला है उससे कुछ चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें बहुत सही थी या मेरा बहुत फ़ायदा हो गया है। तब ये मानता हूँ कि पॉडकास्ट करना सफल है, क्योंकि यानी कि हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एस्ट्रो वैभव भटनागर जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 1 महीने के अंदर शेयर मार्केट में बहुत उठापटक होने वाली है, और उन्होंने उसके साथ एक डेट भी दी थी। उस डेट के बीच में आप देखेंगे तो 96% उनकी भविष्यवाणी एकदम सटीक रही। वो इसलिए क्योंकि कुछ ऊपर और कुछ नीचे हुआ कि आज शुरू होना था तो कल हुआ, और किसी पीरियड में कल ख़त्म होना था तो आज ही ख़त्म हो गया। बस इतना ही आप देखेंगे उसमें मिस्टेक रही, और इसको मिस्टेक नहीं कहेंगे, इसमें ये कहेंगे कि कोई भी प्रेडिक्शन एक्यूरेसी उसकी 100% नहीं होती है। उसके बाद बहुत से लोगों का शेयर मार्केट में पैसा बच गया, बहुत लोगों ने ट्रस्ट किया था, तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे दोबारा चाहिए, उनसे और भी बात करिए, अगली चीज़ों पर बात कीजिए। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप टैरिफ पे बात कीजिए कि जो टैरिफ हो रहा है उससे हमारे बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या थर्ड वर्ल्ड वार होंगे, आगे शेयर मार्केट की क्या स्थिति रहने वाली है। बहुत से मेल आए, कमेंट में आप जा करके देखेंगे तो बहुत लोगों ने कमेंट किया। यही वजह है कि मुझे एस्ट्रो वैभव भटनागर जी को दोबारा बुलाना पड़ा। आज वो हमारे साथ हैं। उसी एपिसोड को हम आगे बढ़ाएंगे और पार्ट 2 में ये देखेंगे, इन 3 हिस्सों पे बात करेंगे हम। एक हमारी बातचीत होगी कि आने वाले वक्त में शेयर मार्केट की स्थिति क्या रहने वाली है। दूसरा, जो ये टैरिफ वार चल रहा है, अगर अमेरिका और मोदी, मतलब ट्रंप और मोदी में टकराव होता है तो उसका असर बाकी दुनिया पे और इन दोनों देशों पे क्या पड़ने वाला है, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उस पर क्या पड़ने वाला है, शेयर मार्केट पे क्या पड़ने वाला है, और अगर इस बार वर्ल्ड वार होता है तो उसकी वजह क्या बनने वाली है। और साथ में एक पैरेलल यूनिवर्स है, वहाँ पर भी कुछ लोग हैं, ये आपके लिए नया होगा, इस पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं सर। थैंक यू सो मच दोबारा ये समय देने के लिए। और मुझे लगता है कि पिछली बार आपको भी लोगों ने खूब अप्रोच किया होगा। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कॉल्स आया मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि भाई आपने कहा था 20 जुलाई से स्टॉक मार्केट गिरेगी। आई थिंक वो अप्रैल का महीना था जो हमने पॉडकास्ट किया था,
और मैंने तब कहा था 20 जुलाई से गिरेगी और ठीक 22 जुलाई से मार्केट्स उसमें भी एक चीज आपको याद दिलाता हूँ, अप्रैल में आपने 6 दिन की एक बात बताई थी कि इन 6 दिनों हाँ में ये उन 6 change दिनों में होने ये वाला होगा। हाँ वो भी मैंने वीडियो डाला है। और था कुछ लोगों ने उसको देखा, हाँ अब जी, जिनको वो ठीक लगा उन्होंने आपकी डेट नोट कर ली, उसमें कमेंट में लिखा उन्होंने कि ये तो आपका अप्रैल वाली भविष्यवाणी ठीक हो गई, अब मैं जुलाई अगस्त में देखता हूँ। बिल्कुल। तो वो लोग फिर आए उस कमेंट पे, उन्होंने लिखा कि नहीं आपने बिल्कुल ठीक किया था और आपकी वजह से मेरा ही पैसा बच गया। बिल्कुल। तो कितने लोग मिलने के लिए आए? देखिए मेरे पास कॉल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉल्स आए लोगों के कि मुझे तो नहीं पता था कि पूरे भारत से कितने लोग और बाहर से कॉल आएंगे। अलग अलग कुछ जो जगहों का नाम ही मैंने नहीं सुना था महाराष्ट्र के किसी गांव से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, मतलब। और बहुत अच्छा लग रहा था कि लोगों ने, इनफैक्ट मुझे लगता है कमेंट भी काफ़ी मज़ेदार रहे। एक मुझे मेरे जो पोस्ट करते हैं मेरे वीडियो, उन्होंने मुझे बताया, बड़ा मज़ेदार कमेंट था कि जैसे 22 तारीख को 22 जुलाई से मार्केट गिरी, तो किसी ने लिखा कि इसको क्रैश नहीं कहते, करेक्शन कहते हैं। तो नीचे किसी ने लिख दिया रुको ठहरो जरा ऐसा कुछ है ना, कुछ मेरे वाले पे है, मेरे वाले पे है, आपके वाले पे है, मेरे वाले पे और फिर दर दर करते हुए वो गिर गई। तो इट वाज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस, और जितना प्यार लोगों ने दिया तो डेफिनेटली पार्ट 2 तो करना ही था। तो बिल्कुल। अब एक बात बताएं कि आने वाले वक्त में शेयर मार्केट की स्थिति क्या देखते हैं आप, मतलब आपको क्या लग रहा है? वैसे एक मुश्किल होती है कि जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो अगर किसी का बहुत जल्दी भी डालेंगे तो 10 दिन लग जाता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसे डेट में बताइएगा ताकि पॉडकास्ट जब भी पढ़े तो उनको ये समझ में आ जाए कि हम क्या स्थिति होने वाली है। और 1-2 महीने का भी बताइएगा और साथ में 2025 का पूरा बताइएगा। 2026 का आपका, 2025 का, हाँ 26 का तो मैंने हाँ कैलकुलेट नहीं किया अभी। तो देखिए 2-3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है कि मार्केट गिरने की प्रेडिक्शन तो मैंने यहीं दे दी थी, वो तो हो गया। फिर मैंने 5 अगस्त को प्रेडिक्शन दी थी अपने वीडियोस में, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि 15 अगस्त से मार्केट्स ऊपर आएंगी, और 15 अगस्त के बाद जो पहला ट्रेडिंग सेशन था उससे मार्केट ने एकदम रैली मारी थी बहुत अच्छी। बट जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं और जो लोग मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में हैं, उनको ना मैं रॉ वीडियो डालता रहता हूँ, मतलब बगैर एडिट करे, ताकि जो टाइम सेंसिटिव होते हैं कि भाई कोई चीज़ उन्हें अभी पता चलनी चाहिए, तो मैं गाड़ी में हूँ कहीं भी हूँ, मैं इमीडिएटली बोल देता हूँ और पोस्ट कर देता हूँ। उनको यूट्यूब पे पोस्ट करने का टाइम तो नहीं होता। तो उससे मैंने कई जगह पे बोला था कि अभी आपने जैसे 12 से 13 अगस्त में आपको बाइंग शुरू कर दो, बिकॉज 15 अगस्त का मार्केट ऊपर जाएगी, मगर 40% पैसे डालना। और आगे मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि जो बाकी 30% हैं वो आपको अगस्त लास्ट वीक में डालने चाहिए। जो अभी पिछले 2-3 दिन में जो 26-27 अगस्त को मार्केट निफ्टी आई थिंक 200 पॉइंट गिरी है, इसमें काफ़ी क्लाइंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि ये मार्केट गिरी है। तो मैंने कहा, मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि अभी पैसे बचा के रखना लास्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए, तो यहाँ आप 30% डाल दो और आखिरी 30% आप सितंबर मिड के लिए बचा के रखो, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है। वंस वी क्रॉस द मंथ ऑफ सितंबर, फिर मुझे स्टॉक मार्केट के लिए मैं क्लियरली बताऊंगा कि जो बचा हुआ सितंबर का महीना होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी में मुझे कुछ भी खराब नहीं नज़र आता। मतलब सितंबर के बाद जनवरी तक कुछ खराब नहीं है, खराब नहीं नजर आता। और अगर सितंबर में हुआ भी तो ये विश्व युद्ध की वजह से होगा। तो यहाँ पे हमेशा मैंने इन दोनों की प्रेडिक्शंस अलग अलग करी हैं, मगर बाई चांस सितंबर एक ऐसा महीना पड़ गया है जहाँ पे कि जो ग्रह स्टॉक मार्केट से मैं देखता हूँ और जो विश्व युद्ध के हैं वो आपस में ना जुड़ गए हैं, आपस में अटक गए हैं। तो मैंने, आप मान के चलिए, जुलाई के किसी लास्ट वीक में मैंने एक प्रेडिक्शन की थी अपने वीडियोस में, बाय डेट, आपको पता है हमेशा बाय डेट करता हूँ, कि 9 अगस्त से और 27 सितंबर तक विश्व युद्ध हो सकता है। पर मैंने कहा था यही एक टाइम है, यानी अगर 27 सितंबर निकल गया फिर नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता, यानी इस साल नहीं हो सकता। अगले साल के टाइम पीरियड्स को मैं दिसंबर जनवरी में देखूंगा, बट फिलहाल के लिए तो शांति हो जाएगी। और मैं नोट कर रहा था एक बार, क्योंकि काफ़ी बड़ी वेनेजुएला की बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी, तो मैंने एक बार सोचा गूगल करके देखते हैं। तो 9 अगस्त के ठीक बाद, आई थिंक 11 अगस्त को तो पाकिस्तान ने बोल दिया था कि हम पे न्यूक्लियर कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, बाकी रशिया ने आई थिंक अजरबैजान पे बॉम्बिंग कर दी, ईरान ने भी अर्मीनिया को धमकी दे दी। 4 दिन बाद वेनेजुएला का, एक्चुअली लोग क्या इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादा नहीं भारत में आती, मगर इस टाइम वेनेजुएला को लेके बहुत बड़ा तांडव मचा हुआ है, बिकॉज वेनेजुएला यूएस के बहुत पास है। और रशिया कोशिश कर रहा है कि वो वेनेजुएला, अगर वो गूगल करेंगे पता चलेगा कि वेनेजुएला में वो अपने न्यूक्लियर मिसाइल बेस बनाते हैं, और यूएस ने अपने डिस्ट्रॉयर्स और मैरीन्स भेजे हुए हैं वहाँ पे कि भाई ये ना हो। दूसरी तरफ अभी रशिया ने कोई मिसाइल ट्रीटी है वो डंप कर दिया, वो आई थिंक यही होगी कि हम मिसाइल पहले नहीं छोड़ेंगे एंड ऑल दैट, वो भी डंप कर दिया। उसने क्या दिया कि मैं यूरोपियन पैक भी अपना, उससे भी मैं हट रहा हूँ।
और 2-3 यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी, हंगरी, स्लोवाकिया आई थिंक, और एक पोलैंड, ये तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम यूक्रेन का हमने साथ छोड़ दिया, हम रशिया के साथ हैं, जो एक्चुअली बहुत बड़ा जो बैलेंस है ना वो ख़राब की तरफ जा रहा है। कि नेटो की नेशंस कह रही हैं कि हम यूक्रेन का साथ नहीं देंगे। इनफैक्ट आपको पता होगा 3 दिन पहले तो नॉर्थ साउथ कोरिया में भी टेंशन हो गई, नॉर्थ कोरिया ने बोल दिया हम ऑल आउट वॉर के लिए तैयार हैं। ईरान पे सैंक्शन अमेरिका ने और लगे तो चाइना पहुंच गया ईरान के, मतलब इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आज अगर अगस्त का लास्ट वीक अभी चल रहा है, तो अगर 20 दिन में ही 9 अगस्त से अगर हम देखें 20 दिन में इतना कुछ हो चुका है, तो भी 1 महीना हो रहा है। तो मेरा लोगों से कहना यही है कि 27 सितंबर तक अगर विश्व युद्ध नहीं शुरू हुआ तो नहीं होगा अभी, तो पहली बात जो मेरी कैलकुलेशन कहती है। और अगर कुछ बहुत बड़ा हो गया तो स्टॉक मार्केट अगर गिरेगी तो वो उस वजह से गिरेगी। आप समझ रहे हैं, 2 अलग बातें हैं। स्टॉक मार्केट की कैलकुलेशन बढ़िया चल रही है, उसने ऊपर ही जाना है, इसलिए मैंने कहा 40% लगाओ, फिर 30% लगाओ। मगर कुछ ग्रह जो कॉमन आ गए हैं अभी विश्व युद्ध से, वो बड़े ख़राब चल रहे हैं। तो मेरा सिंपल लाइन में कहना का यह है कि अगर विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ या कोई और बड़ा वॉर नहीं शुरू हुआ तो स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाएंगी। और अगर कुछ हो गया फिर तो कुछ ही नहीं बचेगा। आप जो ये विश्व युद्ध देख रहे हैं ना, किस टर्म में, जैसे पुराने विश्व युद्ध हुए हैं उसी तरह से आप इसको देख रहे हैं, या इकोनॉमिकल और किसी दूसरे वे में देख रहे हैं? मतलब किस तरह का विश्व युद्ध, क्या? मतलब हाँ, देखिए मैं ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर की बात तो नहीं कर रहा, मगर ये क्या है कि देखिए मैं अपना आपको जजमेंट बता सकता हूँ, मतलब पर्सनली जो मैं सोचता हूँ, अमेरिका ने पूरी दुनिया को रूल किया है और मुझे समझ में आ रहा है कि रशिया ने प्रिपरेशन कर रहा होगा 20 साल से, हु नोज़। उसको ये है कि मुझे अब ये बैलेंस जो है ना ये अपनी तरफ लेके आना है, और वो सक्सेसफुल हो गया है क्योंकि चाइना रशिया के साथ है। अभी क्या है, अमेरिका हर चीज़ पे खींचतान कर रहा है, तो ये जो युद्ध अगर होगा तो ये तो नहीं हो सकता कि अमेरिका और रशिया लड़ गए, मगर जैसे ये प्यादा बनाते हैं ना, ईरान को बना दिया, ऐसे कुछ ये वेनेजुएला को बना सकते हैं कि सामने से नहीं आएंगे, मगर किसी 1 या 2 कंट्री की लड़ाई तेज़ शुरू हो गई। एक और भाई यूक्रेन और रशिया तो लड़ ही रहा है, अलास्का में तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है, और ईरान और ये यमन, सीरिया, ये जो भी कुछ है ये भी चल रहा है। तो कोई और चौथी कंट्री शुरू हो जाए जहाँ पे लड़ तो अमेरिका और रशिया रहे हैं, मगर वो नाम ऐसे लगा रहे हैं कि देखो वो कर रहा है वो कर रहा है, ये और युद्ध बड़े शुरू हो सकते हैं। बिकॉज अगर कुछ भी और हुआ तो सबसे पहले तो तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे और बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएंगे। कोई भी वॉर शुरू होता है सबसे पहले वो ट्रेड रूट बंद करने की बात करते हैं। ट्रेड रूट बंद हुआ नहीं कि सारे वर्ल्ड की इकोनॉमीज ख़राब हो जाएंगी तो स्टॉक मार्केट गिर जाएगी। तो हाँ, मेरा कहना यही है कि युद्ध ये नहीं हो रहा कि न्यूक्लियर ही शुरू हो गया, मगर अलग अलग कंट्रीज़ में रोज़ मिसाइलें चल रही हैं, कुछ हो रहा है, उस लेवल पे तो आ ही सकता है। हाँ, क्योंकि जो दर्शक है ना वो यही कहेगा, क्योंकि अगर हम और आप साफ नहीं कहेंगे इस बात को तो वो वर्ल्ड वार का मतलब यही समझेंगे जैसे पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, वैसे नहीं। हाँ, तो मैं साफ तौर पे ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि मैं न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने वाले वॉर की बात नहीं कर रहा, मगर जिस तरह से ये 2 वॉर ऑलरेडी चल रहे हैं, ईरान वाला और रशिया और यूक्रेन वाला, वैसे ही एक और वॉर शुरू हो सकता है, चाहे वो चाइना ताइवान के रूट से शुरू हो जाए या अरेबिक कंट्री से कहीं शुरू हो जाए, जो और ज़्यादा घमासान हो, बट नॉट न्यूक्लियर। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे कि जैसे आपने बोला ना कि रशिया की स्थिति मजबूत होगी, इंडिया की भी तो हो सकती है। जैसे पहले लोगों ने कहा कि भारत विश्वगुरु के रूप में आ सकता है, और आप देखेंगे कि जब भारत ने अमेरिका को आंख दिखाई तब अमेरिका की किरकिरी ज़्यादा हुई, अमेरिका तब ज़्यादा कमज़ोर नज़र आने लगा। मैं ये नहीं कहता कि वो अपनी व्यवस्थाओं में और अपने इकोनॉमिकल कंडीशन कमज़ोर है, लेकिन अब तक ये कहा जाता था कि अमेरिका को कोई आंख नहीं दिखा सकता, लोग उससे डरते थे। इधर मोदी ने, जब मोदी खड़ा हुए उधर चीन खड़ा हो गया, वो रशिया साथ में ही है, जो 1-2 छोटे छोटे देश हैं जिन्होंने अपनी डांग बंद कर दी। तो आप भविष्य में भारत की स्थिति क्या देखते हैं? ओके, तो देखिए मैंने पिछले पॉडकास्ट में बहुत क्लियरली ये बात प्रेडिक्ट भी की थी और बोली भी थी कि भारत तो आगे बढ़ता ही चला जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, और उसके प्रेडिक्शन के बाद ही वो 5th से 4th इकोनॉमी बन भी गया है। मैंने अपने चैनल पे डाला भी था कि एज प्रेडिक्टेड इन माय पॉडकास्ट इंडिया हैज़, वर्ल्ड में जो मर्जी हो रहा हो पर भारत तो बढ़ ही रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात, डेफिनेटली अमेरिका वीक हो रहा है और वो इंडिया को तो नहीं रोक सकता किसी भी हाल में। और अगेन मैं बहुत खुशी के साथ हर बार आपके पॉडकास्ट में ही कहता कि मैं बहुत खुशी के साथ कहूँगा कि मुझे किसी ने, अभी मेरी मदर ही बता रही थी, एडिटोरियल में कहीं आया था कि ट्रंप ने 4 फ़ोन करे, मोदी जी ने उठाया नहीं, ठीक है। और उन्होंने अभी मोदी जी ने क्या अनाउंस करा है कि 40 कंट्रीज से हम
व्यापार शुरू करेंगे अभी। और मैंने खुद ये न्यूज़ पढ़ी थी कि अगर 100 रुपये का इंडिया का एक्सपोर्ट है, अमेरिका में 11 ही रुपये का है, तो 90 रुपये का तो अमेरिका से मतलब वैसे भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर 40 कंट्रीज से और करेंगे तो ये तो 10 को वो देख ही नहीं रहे हैं। मोदी जी तो अलग लेवल पे चल ही रहे हैं, तो वो अमेरिका नहीं रोक सकता और वो कुछ करेगा नहीं। मेरे हिसाब से टैरिफ में उसी किरकिरी होने वाली है। मैंने प्रेडिक्शन इसकी कैलकुलेशन करी नहीं है, पर मैं अभी ये बोलूँगा कि ये प्रेडिक्शन मान लो आप, जनवरी से पहले इज्जत बचाने के लिए उसने 12-15% डाल दी, तो 50 से घटा के, तो और बात है। इससे ज़्यादा तो उसकी औकात अभी है भी नहीं ट्रम्प की, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो शिफ्ट हो चुका है। उसको जितना ले समझ में आ जाए उतनी वो वाली बात है। तो मोदी का दिन कैसा देखते हैं? अभी चुनाव चल रहे हैं, इंडिया में जो स्थिति होने वाली है, तो मैं ओवरऑल स्टेट की बात नहीं करूंगा कौन जीतेगा हारेगा, मैं मोदी की, मतलब मोदी भी नहीं, मैं एज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो इस समय प्रेजेंट टाइम में हैं, उनकी स्थिति और उनकी वजह से हमारे हिंदुस्तान की स्थिति। हाँ, तो देखिए, मोदी जी की कुंडली पे आऊँगा मैं, भारत की कुंडली से पहले, बिकॉज ही इज़ लीडिंग अस। तो उनकी कुंडली जो अखबार में मैंने अखबार से ली थी, बिकॉज जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे तब का कोई अखबार की कोई कटिंग कहीं पे थी, तो उसको मैं मानता हूँ। तो उसके हिसाब से उनका एक टफ़ टाइम शुरू हो गया जो हम देख ही सकते हैं, और वो तो ये टफ़ टाइम 2 साल उनका चलेगा। अच्छा। यानी कि टफ टाइम से मतलब ये है कि जैसे अभी हो गया, अमेरिका ने कर दिया तो आप फिर और देशों से मिल रहे हो, बहुत कुछ करना पड़ रहा है ना हमारे किसानों को बचाने के लिए, हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए। उनको अब और 10 जगह पे जाके बात करना, और फिर अमेरिका को कुछ बोल भी नहीं सकते डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सब चलेगा। तो और पेट्रोल भी लेना नहीं बंद कर सकते, वो भी चलेगा। तो ये एक बड़ा टफ टाइम आ गया कि इंडिया में इलेक्शन भी संभालो, बाहर का भी इतना ख़राब हो रहा है, और विपक्ष तो आपको पता है कि लेवल लो जाने का कोई उनका तो एंड ही नहीं है, कि ये नहीं देख रहे कि देश का क्या हाल होगा, उनको तो अपनी अलग ही, वो अपने अलग बिगुल बजा रहे हैं। तो ये 2 साल उनके स्ट्रगल के हैं पथरी में, थोड़ा उनको हेल्थ का भी मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। बट मोर और लेस मुझे ये दिखता है कि अगले 2 सालों में इंडिया 4th से 3rd इकोनॉमी में आ जाएगा। चाहे उसकी वजह ये भी रहे कि हमने राइज़ तो किया भाई, जब कोई राइज़ नहीं कर रहा तो फिर भी हम कर रहे हैं, पहली बार। और दूसरा, वो लोग डाउन हो गए इस वजह से ही सही, बट हम लोग बेटर रहेंगे। मगर अगले 2 साल तो जो मेटल होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना हिंदी में, हिंदुस्तानी की, भाई किसी सोने को वो कुंदन को गर्म कर करके कुंदन बनता है, वो वाली बात है कि नेक्स्ट 2 years विल बी टफ फॉर मोदी जी एंड इंडिया। बट हम लोग सर्वाइव भी करेंगे और अच्छा भी कर रहे होंगे कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज। तो हम लोग तो खैर, मुझे लगता है कि मोदी जी की एक समस्या तो कल सॉल्व हो गई होगी। कल इन द सेंस कि मैं बात करूंगा कि आज अगर 29 से तो 28 तारीख को जब मोहन भागवत ने विज्ञान भवन से ये बोला कि 75 की उम्र कोई रिटायर होने की उम्र नहीं होती, हाँ। हमारी तो हमारा तो संगठन कहता है कि आप जीवन भर इसके लिए काम करो, तो न मैं रिटायर होऊंगा न तो किसी को रिटायर होने के लिए कहूँगा। तो ये जो अटकलें लग रही थी ना कि इस बार मोदी चले जाएंगे, उस बार चले जाएंगे, तो ये साफ हो गया। तो मुझे भी लग रहा है उनका टाइम टफ तो होगा, चाहे इलेक्शंस हैं और चाहे बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे इंटरनेशनल जो दबाव हैं या उनकी जो रणनीति है जिसके लिए वो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, फिर चुनाव भी हैं, उनको अपने आप को कई जगहों पे साबित करना होगा, क्योंकि पार्टी अब पार्टी के हिसाब से नहीं देखती, व्यक्ति के हिसाब से देखती है। तो ये सही है। लेकिन एक चीज़ और मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी मोदी जापान भी जाने वाले हैं मोदी जी, तो वहाँ कुछ AI को भी लेकर के बात होने वाली है, कुछ और चीज़ों को लेकर के भी बात होने वाली है। तो वो लगातार AI पे भी बहुत जोर दे रहे हैं, अलग अलग चीज़ों पे, व्यापार पे भी जोर दे रहे हैं। तो जो अगला वर्ल्ड वार आप देख रहे हैं, तो मैं ये देखना चाहूँगा कि सितारे क्या कह रहे हैं कि उसके बीच में वो कौन सी चीज़ें होंगी, क्या ये पारंपरिक होगा या टेक्नोलॉजी से युक्त होगा, या इस बिजनेस ट्रेड को लेकर के वार होगा, इस तरह का कुछ बन रहा है क्या? हाँ, तो देखिए, ये डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल वॉर तो है ही, ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि टेक्नोलॉजिकल वॉर होगा। क्योंकि सबसे पहले हर कंट्री देखती है कि सामने वाले का जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर किस तरह वायरस डाल दें या अपने स्पाई के थ्रू कुछ निकाल लें, तो पहले से ही पता चल जाता है क्या होने वाला है। तो उसमें सबसे ज़्यादा होगा। इनफैक्ट मैंने लास्ट ईयर पिछले साल के अक्टूबर-नवंबर में वीडियो डाला था 3rd वर्ल्ड वॉर पे, जहाँ मैंने टाइम पीरियड जो बता रहा हूँ बताए थे। उसमें मैंने कहा था कि ट्रेचरी वाइज सबसे ज़्यादा ख़राब होगा। ट्रेचरी से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि दोगलेपन से, कि आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि आपको कोई बड़े अच्छे से बुला रहा है, बात कर रहा है, और वो कैसे कब आपका बहुत बुरी तरह से ख़राब करने वाला है। तो जो भी हुआ है और जो बहुत बार होगा और आगे भी होगा कि भाई वादा कुछ और हो रहा है और कर कुछ और रहे हैं, ये सब में सबसे ज़्यादा ये ख़राब वॉर रहेगा और टेक्नोलॉजिकली सबसे ख़राब रहेगा। अच्छा, क्योंकि आजकल आपको कुछ कहते हैं ना करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपका सिस्टम में वो टेक्नोलॉजिकली ख़राब कर दें। और AI जितने नकली वीडियोज़ इस वॉर में चलेंगे,
दिखाते नहीं है कि मोदी जी बोल रहे हैं, वोट चल रहे हैं, कुछ और ही आवाज़ आ रही है, और वो एआई की वजह से वो इतना रियल हो गया है कि लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या सच है क्या झूठ है, ये सब में बहुत जाएगा। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा जाएगा। बट ये मैं श्योर हूँ कि कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर वेपन वाला वॉर तो अभी नहीं हो रहा है। और एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे, जो लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ होगी, कि 27 सितंबर एक बार निकल जाती है और हम ये मान के चलते हैं कुछ अच्छा नहीं हुआ, चलो, पर कुछ ख़राब भी नहीं हुआ, यानी यूक्रेन लड़ रहा है, ईरान भी लड़ रहा है, वो सब ठीक है। तो मेरे हिसाब से मिड अक्टूबर के बाद तो कुछ 3-4 महीने ऐसे भी हैं कि क्या पता कुछ बेटरमेंट ही हो जाए। मतलब तीसरा विश्व तो छोड़ो कि होगा कि नहीं होगा, शायद कुछ चीज़ों पे लोग मान जाएं और आपस में थोड़ा ले दे के, जैसे बोलते हैं ना अभी अलास्का में कि रशिया को कह रहे थे कि जो आपने ले लिया वो आपका, यूक्रेन से, बाकी का छोड़ दो। तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो मिड अक्टूबर के बाद पॉसिबल है, टिल जनवरी। क्या पता हमें लगे यार ये तो एक और उल्टा कुछ बेटर भी हो रहा है, ये भी हो सकता है। अब जब बार बार रसिया और यूक्रेन की बात आप कर ही रहे हैं तो क्या ना, बहुत से सवाल हैं। चलिए मैं एक एक करके पूछता हूँ, अभी इंटरनेशनल उस पर ही रहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की स्थिति क्या देखते हैं? अभी लोग कह रहे हैं कि वो लोग फिर से युद्ध करना चाहते हैं, कुछ इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं कि युद्ध ना भी करेंगे तो इंडिया के अलग हिस्सों में आतंकवादियों को भेज करके डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ सिनेरियो दिख रहा है क्या? नहीं, मुझे ऐसा अगेन द सेम थिंग, मेजर युद्ध तो नहीं दिख रहा। अब आपको कि एक छोटा मोटा अटैक जैसे पहले हुआ था, जो वो करते रहते हैं कुछ भी बॉर्डर पे, ये सब तो हो सकता है कि बॉर्डर पे गोलियां चली, ज़्यादा हो गया, मगर वॉर जैसे अब हमारा मेन मुद्दा वॉर, तो वॉर तो मैं नहीं देख रहा। वॉर पाकिस्तान के साथ होने का कोई चांस मेरे हिसाब से नहीं है, मेरी कैलकुलेशन में तो नहीं है। और ये ज़रूर है अगेन द सेम थिंग कि 15 सितंबर तक, यानी आज से 15-20 दिन और अगर मैं आज से लूँ, उसके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो सकती है कि बॉर्डर पे कुछ ज़्यादा हो गया या बॉर्डर रिलेटेड एरियाज़ में कुछ हो गया, मगर नॉट एज इन अ वॉर। वो नहीं, ऐसा नहीं कि वॉर हो जाएगा। और इस बीच मैं खबरों से परे, मैं खबरों की बात नहीं करूँगा, खबरें तो आ ही रही हैं जो आ रही हैं। इंडिया और अमेरिका का रिश्ता कैसा रहने वाला है? आने वाले वक्त में अच्छा होगा या और अब ख़राब होने के चांसेस हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो रिश्ता, अच्छा ये बड़ा, देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितना ख़राब, इसको मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि टैरिफ तो हटेंगे। अच्छा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि 50% अगर हैं, तो मैंने कहा था कि भाई थोड़ा अपनी रिस्पेक्ट रखने के लिए 12-15% तो आदमी रखेगा ही। पूरे हटाने में टेंशन हो सकती है, पूरे हट जाएं तो बहुत अच्छा है, मगर ये तो ठीक हो जाएगा हर हाल में। और बिफोर जनवरी, मैंने अभी ही प्रेडिक्शन कर ही दिया, तो मैं अब क्या बोलूँ कि जनवरी एंड से पहले पहले हो जाना चाहिए और रिश्ते धीरे धीरे बेटर हो जाएंगे। वो बात और है कि वो न्यूज़ में नहीं आएगा, इतना न्यूज़ में नहीं आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आज भी यही होता है कि बहुत कुछ दोबारा चालू हो जाता है, मगर मीडिया में बताया नहीं जाता कि भाई दोबारा रिश्ते ठीक हो गया, बिकॉज लोगों की अपनी ईगो होती है वगैरह। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि टैरिफ से हम लोग मतलब कम टैरिफ हो जाएंगे जो भी चल रहा है उससे, विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months, बस 4 महीने हैं जनवरी आने में, राइट। और इसके अलावा और भी चीज़ें बेटर होती जाएंगी क्योंकि वो उन्हें करनी ही पड़ेंगी। मतलब इंडिया अब लीडिंग पोजीशन में होगा, ऐसा नहीं कि उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल लीडिंग पोजीशन में हर हाल में होगा। और उनको पता चल जाएगा कि अगर हम इंडिया से नहीं लेंगे तो इंडिया और 10 जगह बेच लेगा और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसे हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत ज़रूरत है। अभी ट्रंप ने 2-3 दिन पहले ही बोला है फेसबुक को, गूगल को, कि आप इंडियन वो हायर करना बंद कर दो। वो ड्रामा, वो एक कहता है भाई साहब ये हो नहीं सकता, जबकि वहीं के लोग कह रहे हैं कि ट्रंप पागल हो गए हैं। हाँ वही कह रहे हैं, वो तो वहाँ के जो शास्त्री भी वो कह रहे हैं कि वो अमेरिका के इतिहास में सबसे गंदा फैसला हुआ है, या डिप्लोमेसी के लेवल पे जो काम हो रहा है वो बहुत गंदा हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको दोनों लिहाज से? खबरें तो सामने हैं कि ये जो टैरिफ वार हुआ है वो इंडिया के लिए अवसर साबित होगा या आने वाले वक्त में नुकसान होगा। एक चीज़ और मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको कि जो आपके देश का प्रधानमंत्री है उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी कुंडली कुछ ऐसी है कि जब जब लोगों ने उस पर वार किया या उसके खिलाफ, चाहे देश के अंदर के लोग या देश के बाहर के लोगों ने षड्यंत्र किया है, तो वो हमेशा मजबूत हुआ है। जैसे मोदी कहते हैं कि आप मुझ पर पत्थर भेजोगे, फेंकोगे तो मैं तो महल बना लूँगा। वैसे ही इस केस में भी टैरिफ वार में मोदी को ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है प्रशंसा भी मिल रही है और कहीं ना कहीं वजन भी मिल रहा है। तो आप कैसे देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये हमारे लिए टैरिफ वार अवसर साबित होगा या हिंदुस्तान के लिए नुकसान होगा हमारे? हाँ तो देखिए मेरे हिसाब से 100% ये अवसर ही साबित होगा, अवसर ही है हमारे लिए। और मोदी जी ये प्रूव करेंगे, उनसे पहले, हमसे पहले तो उन्होंने बता दिया अवसर ही है। क्योंकि कल को टैरिफ हटेगा जैसा मेरा सोचना है,
तो वहाँ तो एक्सपोर्ट रहेगा ही, पर ये जो 40 कंट्रीज़ में वो जा रहे हैं, इसमें से अगर 20 में भी आ गया तो हमारी इकोनॉमी तो और बढ़ गई ना बहुत ज़्यादा। वो तो चल ही रहा है, ये और भी चलेगा। ये अवसर आएगा ही आएगा, पहली बात। दूसरा, इंडिया ने भी उनको बोल दिया कि F-35 का मजाक उड़ा रहे हैं ना अभी कि हम लेंगे ही नहीं आपसे। अब इंडिया को तो चाहिए ना, इंडिया अपने तो बना ही रहा है जिस स्पीड पे बना सकता है, मगर उसको चाहिए कौन देगा? फिर रशिया देगा। अब अमेरिका तो नहीं मुंह ताकेगा बैठ करके कि भाई साहब आप तो रशिया से लिए जा रहे हो, पेट्रोल भी ले लो, ऊपर से प्लेन भी ले लो, हमसे कुछ लो मत। वो सुनो लेटर वो आके कहेगा ऐसा यार F-35 हमारे भी ले लो 4, हम छोड़ो, तुम ये सब क्या करना है। तो ये तो अवसर है ही नहीं। तो इस बार पाकिस्तान और इंडिया का जब वार हुआ तो दुनिया ने देख लिया ना कि जो चाइना के सामान थे और जो अमेरिका के सामान दिए गए थे पाकिस्तान को, उसकी हालत क्या थी। और जब लाख विरोध के बाद भी मोदी ने जब खरीदा रसिया से, वो डील जो हुई थी, जो एंटी मिसाइल वाला था जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान होने से बचाया हमारे लिए, वो फैसला सही साबित हुआ। हाँ, हमारी मिसाइल ब्रह्मोस ने कमाल किया और ये फैसला भी सही साबित हुआ कि अच्छा, दर्शक को कहीं ये ना लगे कि हम दोनों मोदी भक्त हैं या ऐसा कुछ है कि मोदी की बात किए जा रहे हैं। आपको एक चीज़ समझनी होगी, कई बार कमेंट में इस तरह का आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी हैं, जितने भी फैसले लिए जाएंगे वो उनके द्वारा ही लिए जाएंगे। तो हमारी और आपकी बात करने का, जो हमारे और आपके बात करने का मुद्दा होगा वो मोदी होंगे, देश होगा तो मोदी होंगे ही होंगे, क्योंकि जो इस समय लीडिंग पोजीशन है। इसलिए बार बार ये बात हो रही है और जो अच्छी बात हो रही है उसके बारे में भी हमारा बात करना हमारा फ़र्ज़ है। एक चीज़ आप मैंने देखा आपके बारे में, आप कह रहे थे पैरेलल यूनिवर्स। हाँ जी, ये एक नई चीज़ समझ में आई है, ये क्या है पैरेलल यूनिवर्स? ये एक्चुअली आध्यात्मिक सवाल है एक तरीके से, ये पूरी तरह एस्ट्रोलॉजिकल तो नहीं है, पर काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं, क्लाइंट्स भी, और इसकी चर्चा आजकल रीलों में भी काफ़ी है। तो देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि जो एक बात मैं यहाँ लोगों को बताना चाहूँगा अपने बारे में कि देखो, मैंने ना तो गीता पढ़ी है, ना मैंने कभी कोई संस्कृत पढ़ी है, श्लोक पढ़े। मैं उन लोगों में से हूँ कि जो मैंने देख लिया, अगर आपसे मेरी दोस्ती है, आपने कहा वैभव जी मैंने ये देखा, मुझे बात से कोई मतलब नहीं है, मैंने देख लिया तो हो गया, तो मैं मान लूँगा। ठीक है। तो जो मेरे विचार मैं आज बोलूँ, पहले बोले, या मैं आगे ज़िंदगी में किसी मंच से बोलूँगा, मैं चाहता हूँ कि लोग उसको ऐसे ना मान लें, वो अपने हिसाब से टेस्ट कर लें कि भाई अगर ये ठीक लग रहा है तो ठीक है। क्योंकि मैं जो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था वो रिपीट नहीं कर रहा, मैं कुछ और ही बोल रहा हूँ जो मुझे ठीक लगता है, और मेरा सच और उनका सच अलग अलग हो सकता है। नाउ कमिंग टू द पैरेलल यूनिवर्स, तो देखिए, जितना मैं थोड़ा बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मुझे उसमें ये बात समझ में आई है कि, और ये साइंस ने भी अब बोल दिया है कि ऐसा होता है कि पैरेलल यूनिवर्स यानी कि जैसे अब इस यूनिवर्स में अर्थ एक प्लैनेट है, सोलर सिस्टम है, उसी तरह से और भी बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं जो लगातार ब्रह्मा जी बनाते जा रहे हैं। और विष्णु भगवान ने एक बार, जब ब्रह्मा जी को बहुत ईगो आ गई थी कि मैं ही तो यूनिवर्स बनाता हूँ, तो कृष्ण जी ने उनको दिखाया था कि ये देखो, इतने सारे ब्रह्मा, इतने सारे यूनिवर्स हैं, इनफाइनाइट है। ये पूरी हमारे पुराणों में पूरी कथा है। तो मैंने बात नोट करी है कि जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं, अब वो जो यूनिवर्स में भी ना एक अर्थ प्लैनेट है, पृथ्वी है, उस पर भी वैभव जी भी हैं, सर्वेश जी भी हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं वहीं पे, और उनकी लाइफ जो है वो सेम नहीं होती मगर सिमिलर होती है। यानी कि 90% वो सिमिलर ही रहती है, मगर वो एग्जैक्ट सेम नहीं होती। जैसे कि अगर हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, क्या पता हम अगली गली के स्टूडियो में बैठे हों, क्या पता हम सुबह जगह शाम को कर रहे हो, क्या पता टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो। तो आप ये मान के चलिए, सपने देखते हैं ना हम, तो ये समझिए कि सपने में जब हम होते हैं तो हम किसी और यूनिवर्स में हो जाते हैं कभी कभी। हम अपने आप, हम भी इस यूनिवर्स में भी हैं, उस यूनिवर्स में भी हैं। तो हमारे सपनों में जो बहुत कुछ हो रहा होता है वो अक्सर हमें दूसरे यूनिवर्स के ही अपने वैभव से, अपने सर्वेश जी से मिलाता है, और वहाँ कुछ कुछ चल रहा होता है। सपने इज़ द ओनली टाइम जबकि एक नॉर्मल इंसान जो ज़्यादा आध्यात्मिक ना हो, वो फील कर सकता है कि और यूनिवर्सेस में क्या हो रहा है। देखिए, अब जो बोल रहा हूँ उसका प्रूफ नहीं है, मगर आप ये मान के चलना हमेशा कि जो भी कुछ, जैसे लोग कहते हैं निर्वाण प्राप्त करना हमें, तो हम तो इस मुक्ति मिल जाए हमें, तो वो एक को नहीं मिल सकती, वो सबको मिलेगी। मतलब सारे सर्वेश जी को मिलेगी, हर यूनिवर्स के। तो आपको ना साथ चलना है हमेशा। अब आपको तो पता नहीं कि पैरेलल यूनिवर्स होता है ना, आपको उनसे कोई कनेक्शन है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी कभी आप लाइफ में स्टक हो जाते हो फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, तो जैसे आप मान के चलो कि आप कहीं गाड़ी में जा रहे हो और अचानक टायर पंचर हो गया, गाड़ी खराब हो गई, आपको 1 घंटा वेस्ट हो गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पैरेलल यूनिवर्स के अंदर ये ज़रूरत थी कि आप
को थोड़ी देर रुकना पड़ेगा कहीं भी, क्योंकि वहाँ भी कुछ और काम आप ही कर रहे हो। कुछ इस तरह की बात है। मैं एक बड़ा सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, उससे एटलीस्ट लोगों को समझ में आ जाएगा मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ। क्योंकि सबको मुक्ति की तरफ ही जाना है, और वो सब हर यूनिवर्स वाले एक साथ ही जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप साधना करके पहुँच गए और दूसरे सर्वेश जी जो हैं वो अभी उन्हें कोई मतलब नहीं है साधना से, ये नहीं हो सकता। वो तो एक कनेक्शन है जिसको हम कॉन्शियसली नहीं जानते अगर हम अध्यात्म में ना हो तो ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए आपको शौक है कि आप पहाड़ों पे जाते हैं और आप कहते हो स्नोफॉल होती है, तो मैं तो सिर्फ टी शर्ट में आता हूँ, जैकेट भी उतार देता हूँ कि भाई मुझे ठंड पसंद है। अब अचानक आप ऐसा 10 बार कर चुके हैं, अब मान लो 11वीं बार आप कहीं पे मनाली में कहीं हो, सर्दियों में स्नोफॉल हो रही है, आपने कहा यार मैं एक काम करता हूँ, आज ना हमेशा मेरे होटल के रूम में बाथटब होता है, मैं कभी यूज़ ही नहीं करता, आज कर लेता हूँ। और आपने उसमें गर्म पानी चलाया और आप उसमें लेट गए और आपने कहा म्यूज़िक चला लेते हैं, और आधे घंटे बाद आपको ये भी लगा यार क्या गर्मी सी लग रही है, मेरे को तो पसंद ही नहीं है बिल्कुल। मगर ऐसा हो सकता है कि किसी और यूनिवर्स में आप ही उसी जगह पे हैं, पर आप फंस गए कहीं ठंड में और आपको गर्माहट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपका विचार आ गया क्यों ना एक बार मैं गर्म पानी में बैठ जाता हूँ, और आपको जो गर्माहट उससे मिली वो वहाँ पहुँच गई, क्योंकि वो आप ही तो हो। भले ही हम ऐसे फिजिकल लाइफ में ये नहीं जानते कि एक और यूनिवर्स है, हम कनेक्ट नहीं ऐसे नहीं करते, मगर हम कनेक्टेड हैं। मैं इस बात को थोड़ा डिफाइन करता हूँ, आप कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन उन लोगों के साथ होता है जो थोड़े कॉन्शियस होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। वो अपने ही जिंदगी में अपने ही अंदर कई कैरेक्टर देखते हैं। हाँ बिल्कुल देखते हैं। आप जो थोड़ा सा कॉन्शियस होगा ना, आप उससे बात करेंगे, या जो थोड़ा स्पिरिचुअल होगा या दूसरे वे में जो अपने आप को समय देता होगा, जो थोड़ा मौन रहता होगा, वो कहेगा यार मेरे अंदर कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो मुझको समझ में नहीं आता। मैं सुबह दूसरे मूड में होता हूँ, शाम का दूसरा मूड हो जाता है, दोपहर में दूसरा मूड हो जाता है, कभी कभी सब कुछ बहुत बेहतरीन लगता है, कभी कभी सब कुछ नीरस लगता है। मतलब उसके अंदर ही कई संसार चल रहा होता है, मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं। कभी कभी रोने का दिल करता है, क्यों करता है? हाँ। इसलिए तो करता है क्योंकि कुछ हो गया बुरा वहाँ ज़्यादा ही। तो ये कनेक्शन तो है ही हम सबका, सिर्फ जो साधना में जाते जाएंगे ना उनको पता चलता जाता है कि कुछ और तो हो रहा है, और जो पढ़ा था कहीं वो एक्चुअली एग्जिस्टेंस में है। ये एक फ़र्क है। मज़ेदार बात क्या है कि इसका साक्ष्य तो है नहीं, अब हम बात कर रहे हैं, दर्शक कहेंगे तो कल्पनाओं की बात है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों से जोड़ता हूँ इसको। देखिए क्या होता है, कई बार ना जो चीज़ें धरती पे दिखती नहीं हैं उसके आभास होते हैं, और बाद में उसको साइंस भी मान लेता है। और हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ लोग साइंस की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे, साधना की बात करते थे, मेडिटेशन की बात करते थे, या मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन की बात करते थे, तो लोग उस समय नहीं मानते थे कि अरे ये क्या है, तो कोरी कल्पना है। अब क्वांटम फिजिक्स कुछ चीज़ों को प्रमाणित करता है, तो क्वांटम फिजिक्स आ गया तो लोगों ने मान लिया। उसी तरह से मैं आपके इस पैरेलल यूनिवर्स की बातों को मैं बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ ये जोड़ूंगा कि जैसे आजकल बड़ी चर्चा होती है कि अमेरिका में एलियंस देखे गए, इंडिया के इस हिस्से में एलियंस देखे गए, जबकि ये एलियंस भी कोरी कल्पना थी। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये बात मैंने सिर्फ इसलिए रखा कि जो हमारा दर्शक देख रहा होगा वो थोड़ा सा सोचे कि वैभव भटनागर जी कुछ भी बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, या सर्वेश जो बोल रहे हैं वो कुछ ऐसा नहीं जो हम बहुत बाहर जाके बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, पुराना हमारा जब पुराणों का जमाना था, या जहाँ से हम एस्ट्रोलॉजी को लेकर के आए तमाम, वहाँ वायुयान होते थे ना, आदमी उड़ जाता था ना, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से बैठे बैठे कहीं और पहुँच जाता था ना, बिल्कुल किसी को हील कर देता था ना, बिल्कुल, ये था ना। यानी आप जो पैरेलल यूनिवर्स या कुछ नई दुनिया की बात कर रहे हैं वो भी है। लेकिन अब एक सवाल मेरा है आपसे, आप जब पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो अगले 50-100 सालों में, ये सांसारिक बातों को मैं हटाऊंगा क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं, आप सिक्स सेंस पे भी बात करते हैं, आप साधना की भी बात करते हैं, किस तरह की दुनिया देख रहे हैं आप? किस तरह की दुनिया देख रहे हैं? देखिए ये बात तो बतानी नहीं चाहिए, मैं तो दुनिया को लेके काफ़ी मतलब परेशान ही हूँ, चिंताजनक में हूँ, बिकॉज मुझे तो दुनिया बहुत बेहतरीन होती हुई तो नहीं दिखाई दे रही यहाँ से। एक इनफैक्ट मैंने कल ही एक रील देखी है, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो ना शायद IAS की प्रिपरेशन कराते हैं, वो चश्मा लगाते हैं, आई डोंट नो। अच्छा, हाँ, कोई है, बहुत मशहूर टीचर हैं। हाँ, उनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। अच्छा, वो है क्या? तो उनका आई डोंट नो एग्जैक्टली वही है जो भी। उन्होंने कल ही, ये बड़ी अजीब सी बात है, आप में उन्होंने कल कहा कि भाई अगले 20 साल तो बहुत ख़राब रहेंगे, अच्छा स्टूडेंट्स को बता देगा कैसे, मगर उसके बाद बहुत अच्छा समय आएगा, क्योंकि ना खाना बाय द यूज़ ऑफ AI हम इतना ज़्यादा खाना बना पाएंगे, इतना सारा फ्रूट वेजिटेबल आएगा कि किसी को काम करे बगैर ही
मिल जाएगा खाना, क्योंकि इतना अबंडेंस में होगा कि करोगे क्या उसका। और मतलब किसी को कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज सारे काम तो मशीनें कर रही होंगी। तो अगले 20 साल तो बहुत ख़राब है और उसका बहुत अच्छा है। तो ये बात से मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं वो इत्तेफाक रखता, बिकॉज ये तो दुनिया ऑलरेडी, मेरी अपनी जो सोचा हुई है कि दुनिया में ऑलरेडी सब कुछ है। इतना खाना आज भी है कि कोई भूखा नहीं मर सकता। मगर प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम एक ही है, वो पावर है। वो महाभारत से ही है, वो कलयुग में भी है। तो जिन लोगों ने दुनिया को कंट्रोल कर रखा है उनका ये था कि भाई मैं सबको कंट्रोल करूं। यही तो प्रॉब्लम है इंसानों की, और है क्या। तो एबंडेंस में तो आज भी है, मगर है क्या, सिर्फ 20% दुनिया के पास है ना, 80% तो भूखी मर रही है। वो तभी भी रहेगा। तो मैं तो नहीं देखता कहीं से भी। और जो इस वक्त बाई चांस फिर रशिया की बात करें, रशिया से अमेरिका क्यों डर रहा है? अमेरिका कुछ कम थोड़ी है। रशिया ने बोल दिया है कि जिस प्लेनेट पे रशिया ना हो उस प्लेनेट का फ़ायदा क्या। उसने ये बोल दिया। तो वो कह रहा है यार मेरे पास भी 3000 पड़े हैं और मुझे अमेरिका पे डालने भी नहीं है। मैं अगर महासागरों में ही 4-5 डाल दूंगा तो वैसे भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इस जो मुझे लगता है दिस इज़ नॉट द राइट वे टू सी द वर्ल्ड। अगर हम ये बात को जानें कि एक्चुअली हमारी उत्पत्ति इसलिए हुई थी कि हम सोल लेवल पे हैं, हम यहाँ पैदा हुए, हमें मुक्ति, जो मैं पिछली बार हमेशा कहूँगा कि हमें निर्वाण प्राप्त करना है। ये तो उसके आसपास हो रहा है ना, कलयुग आ गया, लोग खराब हो गए, ज़्यादा ही वॉर हो रहे हैं। ये तो एक डिफरेंट बात है। ये तो चलो लीला चल रही है। तो ये तो कह चुके हैं ना, अब इतने मनवंतर आ गए, कितना आजकल वो हो रहा है, फेमस हो रहा है कि ये पता नहीं 28वां कलयुग है या जो भी है। तो ये तो ख़त्म हो ही जाएगी एक दिन, और फिर दोबारा से हम आएंगे जो सोल्स नहीं पहुंच पाएंगे ऊपर। तो ये जो हमें दिख रहा है, ये तो एक्चुअली इस वक्त बात करने के लिए कुछ है भी नहीं इसमें तो, रिगार्डिंग कि दुनिया कैसी रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया तो ख़राब की तरफ ही जाएगी और एक दिन ख़त्म भी होगी ही, बड़े ख़राब ढंग से, बाय एनी न्यूक्लियर वॉर और समथिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये जो एक सभ्यता जो है मोहनजोदाड़ो, वहाँ सबको पता है कि वहाँ पे अगर आप आज भी जाते हो तो वहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन है, और साइंटिस्ट बोल चुके हैं कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन प्लैनेट पे कहीं और नहीं है, और वो सिवाय न्यूक्लियर बम के और कुछ बना ही सकता। तो अगर हमें मोहनजोदाड़ो मिली जो इतनी प्लान्ड सिटी थी एंड वॉट नॉट, वो भी न्यूक्लियर वॉर से ही ख़त्म हुई थी। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो एक दिन फिर से आएगा, मगर उसको ऐसे देखने के बजाय ऐसे देखना जाना चाहिए कि भाई हमने 200-300 बार जन्म लिए, कलयुग तक पहुंच गए, मगर हम निर्वाण नहीं ले पाए, तो अब दोबारा शुरू होगा जो बहुत बार शुरू हो चुका। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, हो सकता है कि आप मेरी नज़र से इसको देख पाएँ। जितनी तेज़ी से दुनिया में ये चीज़ें बदल रही हैं और दुनिया विकृत हो रही है, हिंदुस्तान भी हो रहा है, उतनी ही तेज़ी से हिंदुस्तान का एक युवा वर्ग और भी बहुत सारे लोग न सिर्फ अकल्ट भारत पे, बल्कि नए तरीके की साधनाओं पे, नई तरीके की टेक्निक पे, स्पिरिचुअलिटी पे जा रहे हैं। और मैं ऐसे कम से कम अपने 10 परिचितों को जानता हूँ जो चाइना में योग मेडिटेशन सिखा रहे हैं, वियतनाम में सिखा रहे हैं, दुबई में कुछ लोग हैं, ऐसे 10 देशों में वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये और सच है। पूरी अलग अलग दुनिया की धरती पे हमारे देश के लोग जाकर के आध्यात्मिक संदेश फैला रहे हैं। बिल्कुल, एक पक्ष ये भी है। बिल्कुल, तभी तो भाई ये तो मैंने हमेशा कहा है कि भाई पिछले करीबन 15 सालों में जो ज़बरदस्त तेज़ी आई है कि मतलब यंग लोग भी जानना चाहते हैं कि यार ये अध्यात्म क्या है क्या नहीं, इसके बारे में पढ़ें जानें, और बहुत ही ज़्यादा लोगों का झुकाव एक बार फिर जो है अध्यात्म की तरफ हो गया है। और मुझे तो उसका भी मुझे लगता है कि लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि जब वो बनारस को अच्छा करेंगे और हम भी बनारस जाएंगे और हम मिलेंगे योगियों से, तो हमें लगेगा ना यार ये क्या चीज़ है, तभी लगेगा ना हमें। अगर वो इतना गंदा होगा कि कुछ कर नहीं पाए तो कैसे करेंगे। अगर महाकुंभ में ज़्यादा लोग जाएंगे, वो देखेंगे, फिर वो पढ़ेंगे। इस पे इंटरनेट का भी देखो बहुत बड़ा योगदान है। आज आप अगर नागा साधु लिख दोगे तो इतना ज़्यादा उसमें कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा कि आपको लगेगा अच्छा ये होते हैं, अच्छा इनके बारे में देखें। कोई किताब आप कोई भी आध्यात्मिक किताब अगर आप बोल दो, 4 लोग बोल दें बहुत अच्छी है, तो सब लोग देख लेते हैं उसमें क्या लिखा है। तो इस सब की वजह से वो जो पूरा चैप्टर क्लोज़ कर दिया गया था जब तक्षशिला नालंदा को जलाया गया था और ख़त्म कर दिया गया था, वो अब सब धीरे धीरे आयुर्वेद से लेकर आध्यात्मिक वापस आ रहा है। और जो भी चीज़ इंसान को फ़ायदा देगी, चाहे वो मैकडॉनल्ड का बर्गर हो, चाहे वो साधना का वो 5 मिनट के पल हो जो उसको लगे यार आज तो मज़ा आ गया, उस पर इंसान जाएगा ही। जी। हाँ, तो मैं कहता हूँ तो इसलिए साधना में तो लोग बढ़ेंगे ही, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ हो चुकी है कि उन्हें एक ही जगह पे आराम मिलेगा और वो होगी आध्यात्मिक। इससे इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ।
आप देख पाएंगे क्योंकि आप इस विधा में हैं, आप देश दुनिया घूम भी रहे हैं, आप कंसल्टेंसी भी लोगों को दे रहे हैं। आप ये समझिए ना कि जो वो देश थे जो नालंदा को लूट के ले गए, जो हमारे साहित्य को ले गए, वो उससे भी नहीं सीख पाए, तो अब हमारे देश में आके रिसर्च कर रहे हैं। और हमारे संतों ने, जो पुराने हमारे संत हुए हैं, संतों ने ये कहा है कि हिंदुस्तान की धरती तो संतों की धरती, अगर कभी ऐसा आक्रमण हुआ, ऐसे वर्ल्ड वार हुए, तो भी हिंदुस्तान का नुकसान कम होगा, क्योंकि आज भी बहुत से संत महात्मा कुछ गुप्त रूप से, कुछ प्रकट रूप से हैं, हमेशा रहेंगे। और मज़ेदार बात, वो अपनी पश्चिमी सभ्यता हमको परोस रहे हैं और हमारी सभ्यता ले करके जा रहे हैं। हाँ, ये बात खराब तो यही हुआ पिछले सालों में कि हम लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ ज़्यादा युवा बढ़े और वैसे, मगर खैर अब थोड़ा स्टॉप लग गया है, एक बात। दूसरा ये है जो आपने कहा बिल्कुल सही कि वो यहाँ पे आए, मतलब ये वही वाली बात है, पहले मुग़ल आए, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, चलो उनकी बैड लक है, पर मज़े की बात है ब्रिटिशर्स आए, सब उठा के ले गए, पर उन्होंने फॉलो कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे किताबें नहीं रही, कुछ नहीं रहा, मगर फादर सन से कर करके आज भी। और जो लोग हिमालय चले गए, जैसे ओशो कहते हैं कि भाई हिमालय पे 500 लोग हर वक्त साधना में रहते हैं, और जब तक कोई 501वां नहीं आएगा तो कोई उठ नहीं सकता, चाहे सैकड़ों साल हो जाए, क्योंकि वो सारी किताबें तो है भी नहीं। जो ओशो ने कहा था ना, मैंने 3-4 हज़ार किताबें पढ़ी है ओशो की, अगर आप डिस्कोर्सेस सुनो, वो कहते हैं हमने इतनी किताबें पढ़ी हैं जो पता नहीं कहाँ पे हैं। तो वही कहते हैं, तो भारत तो हमेशा बचा ही रहा कि भाई आप सारी विद्या ले गए, मगर वो फिर भी पहुंचती ही रही, जैसे तैसे वो पहुंची। जेनेटिक है ना यहाँ पे। हाँ, जेनेटिक भी है। अब जैसे आप हैं, जब आपका बच्चा पैदा होगा तो कुछ तो आपकी साधना, समझ और आपकी टेक्निक उसके आप अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, आपका ज्योतिष में आना कैसे हुआ? ज्योतिष में आना मैंने आई थिंक पहले भी वह बताई थी कि मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि आपका एक्सीडेंट होगा, और मैंने कहा था कि मैंने उनकी बात सुनी नहीं थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर मेरे को क्यूरोसिटी हुई थी कि भाई ये कैसे हो सकता है, और फिर मैंने मतलब कोर्स किया प्रॉपर। और यानी आप डेस्टिनी में बिलीव रखते हैं? मैं उस टाइम डेस्टिनी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। हाँ। मतलब सवाल ही नहीं उठता वाला जो सिचुएशन होती है, मगर उनकी प्रेडिक्शन जो मेरे लिए सच हुई, और उसके बाद जब मैंने ज्योतिष पढ़ा तो और उसके बाद जब कुछ साल मुझे लगे ये बात को मानने में कि भाई ये माननी ही पड़ेगी, ये तो इसका तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ इतने सारे एग्जाम्पल हुए कि मैंने नकारता रहा 5-6 साल तक उस विद्या को जो मैंने खुद सीखी थी, और फिर मुझे लगा कि हार माननी ही पड़ेगी। और फिर मेरा जो है, क्योंकि मैंने इतने एक्सपेरिमेंट, मैं इतनी यहाँ पे ना पूरी रात भी अगर बात करेंगे ना तो ये मेरी कहानियाँ ख़त्म नहीं हो सकती। नहीं, अभी देख रहा हूँ ना, ये चर्चा जो है शुरू हुई थी, खैर हमने तो वो दे दिया जो हमको देना था लोगों को, लेकिन ये चर्चा ऐसी जा रही है ना कि जो लोग भी सुन रहे होंगे वो बहुत कुछ सोचने को मजबूर होंगे। और मेरा काम भी ये होता है कि आदमी के अंदर विचार पैदा करो। मैं एक बड़ी रेलिवेंट कहानी सुनाता हूँ। हम लोगों का काम फैमिली बिजनेस केमिकल्स का था, तो हमें शुगर फैक्ट्रीज़ में जाना होता था। तो सन 2006 की बात है कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बने हुए 2 साल हो गए थे, और मुझे एक फैक्ट्री में जाना था। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि मतलब ये भी बड़ी बात थी कि मैं पत्री देख के जाऊँगा क्या, तब ये सोचा था। तो मैं चला गया। तो पहली फैक्ट्री में मैं पहुंचा, 4-5 फैक्ट्रियाँ थी, और उन्होंने कहा वो तो आज छुट्टी पर हैं। दूसरी फैक्ट्री में गया, उन्होंने कहा उनकी बेटी की शादी है। तीसरी फैक्ट्री में कुछ नहीं हुआ। 3-4 हज़ार रुपये का पेट्रोल फूक के मैं वापस आ गया। फिर मैंने अगले मंडे को फिर प्रोग्राम बनाया, फिर सेम सिचुएशन हुई। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया कि यार ना कोई काम हो रहा है, ना हो रहा है, टाइम भी ख़राब हो रहा है, पैसे भी ख़राब हो रहे हैं। फिर मैंने अपनी कुंडली खोली, मैंने कहा यार कुंडली से देख के जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और तब एक द्वारिकेश एक जगह है, द्वारिकेश शुगर फैक्ट्री है, मुझे आज भी याद है, नजीबाबाद के पास है, सब बड़े रिमोट जगह पे होती थी फैक्ट्रियाँ। तो मैंने कहा यार अब की बार ना वहीं जाते हैं, बिकॉज वहाँ जाना ज़रूरी है। तो मैं सोचा मैं ट्रेन में चला जाता हूँ। तो मैंने अपनी पत्री में योग अपना देखा और मैंने उसकी टिकट कराई। अब मान के चलो कि पूरी ट्रेन में उस डब्बे में कोई नहीं था, सिर्फ मैं था और एक और इंसान थे। और हम बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला आपने कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे द्वारिकेश फैक्ट्री जाना है, उसके लिए नज़ीराबाद में उतरूँगा। तो वो देखते रहे मेरे को, थोड़ा मेरे से भी लोग थोड़ा सा उस टाइम ज़्यादा घबराते थे, बिकॉज मैं बहुत बॉडी बिल्डर टाइप था, लंबे मेरे बाल थे, तो उनको भी लग रहा होगा कौन है। फिर थोड़ी देर बात हुई तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये बड़ा ख़राब एरिया है, आप ना उतर के स्टेशन से बाहर मत निकलना 7 बजे तक, 7 बजे फिर आप निकलना, फिर आप टैक्सी वैक्सी करके चल। मैंने कहा ठीक है। कुछ और बातें हुई, सो गए हम। फिर उन्होंने मुझे उठाया, सुबह 4 बजे स्टेशन आया, फिर उठा के मुझे बोले कि मैं ना उस फैक्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और उन्होंने मुझे अपने साथ उनकी हथियारबंद गाड़ी जीप
वो वेट कर रही थी और मुझे बकायदा उन्होंने फैक्ट्री पहुंचा के और खुलवा के रिसेप्शन, आप यहाँ सो जाओ। मैंने कहा यार इतना वेलकम मतलब तो मेरे को इसलिए वाकई याद भी, देखो आज 2026 आने वाला है, 2006 की बात करूँ तो मैंने कहा यार ये वाला ट्रीटमेंट तो पत्री देखने से मिल गया। तो फिर मैंने कहा यार ये तो मतलब, तो मैं ऐसे बहुत साल मैं लड़ा भी और मैं शॉक्ड भी रहा कि यार ये कैसे हो सकता है, कि क्या ऐसे भी हो सकता है कि खुद ही आप फैक्ट्री पहुंच जाओ, जबकि मैं जाता वहाँ पे फिर नींद भी ख़राब होती है ना, फिर मैं टैक्सी वैक्सी वहाँ तो लोकल मिलते हैं, वो ऑटो जैसी कोई चीज़ें होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें शेयर्ड में मैं जाता, पता नहीं क्या कब पहुँचता मैं। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी कमाल। तो ऐसे ऐसे मैं भी स्टेप बाय स्टेप ही बना। जैसा कि आपका एक वीडियो देखा कि आप डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करते हैं, डेस्टिनी की बात करते हैं, अभी भी आपने बोला कि डेस्टिनी की बहुत मानते हैं, आपने उदाहरण भी दिया कि कैसे डेस्टिनी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। तो क्या आपको लगता है कि सब कुछ डेस्टिनी है? जी मेरे हिसाब से ऐसा कोई लम्हा नहीं है जो डेस्टाइन ना हो। हर चीज़, हम यहाँ बात कर रहे हैं कितने बजे हम मिले थे, हम जो बात मैं अब अगले आधे घंटे में बोलूँगा वो बात भी निश्चित है मेरे हिसाब से, वैसा ही है और उसमें बदलाव नहीं हो सकता। सिर्फ प्रॉब्लम में जो हम रेमेडीज, मंत्र जाप में बहुत पावर है। मैं लोगों से बहुत क्लियरली कहता हूँ कि मैंने कभी किसी को नग नहीं खुद बोला। जब लोग खुद पूछते हैं अपॉइंटमेंट के टाइम पे क्या पहनना चाहिए, आपको पहनना चाहिए, पर मंत्र जाप की पावर बहुत एक्सेप्शनल अलग लेवल पे है, गॉड लेवल पे है। वो आप करोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी ईजी हो जाएगा कि भाई अगर बहुत बुरा टाइम है तो थोड़ा कम बुरा होगा, इतना आपको मिल सकता है। मगर डेस्टिनी तो मेरे हिसाब से अब पल पल की बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मेरा पूर्ण बात विश्वास कैसे होता है, एक्सपीरियंस कर करके। तो मैं तो 20-21 साल हो गए एक्सपीरियंस करते करते, तो इसीलिए। आपको नहीं लगता कि जब आप जैसा व्यक्ति ये बोलेगा कि सब कुछ डेस्टिनी है तो कोई क्यों पूजा पाठ करेगा, क्यों ईश्वर की आराधना करेगा? कहेगा वो तो लिखा हुआ है, मुझे तो नहीं लिखा है पूजा पाठ करने के, इसलिए मैं नहीं करूँगा। कोई ये कहेगा कि अरे मेरे किस्मत में ये होना था तो ये होगा। कोई गलत काम करने भी जाएगा तो कहेगा भाई ये तो लिखा हुआ है इसीलिए तो मैं करने जा रहा हूँ, नहीं लिखा रहता तो मैं कर ही नहीं पाता। तो आपके जैसा व्यक्ति अगर ऐसा बोलेगा तो फिर तो लोगों पे, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके जानने वाले हैं, उन पे तो गलत हो जाएगा ना। नहीं, देखिए मैं आपको इसको 2 पार्ट्स में बताता हूँ। अगर मैं सेकंड पार्ट भूल जाऊँ तो आपसे पूछूंगा बताना या आपने बताना है। पहला पार्ट ये होगा कि अध्यात्म पे आ जाते हैं, अध्यात्म और डेस्टिनी पे, ठीक है। दूसरा पार्ट होगा कि अगर सब कुछ डेस्टाइंड है तो फिर मैं कुछ करूँ ही क्यों, है ना, सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मैं लिखी पढ़ी बातें, और मैं कहता ना डिबेट्स में बिलीव नहीं करता, जो एग्जैक्टली एग्जाम्पल दे सकता हूँ लाइव वही दूंगा। तो इसमें मैं चर्चा करूंगा, अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो अध्यात्म का जो एपिटोम ऑफ अध्यात्म वो तो गौतम बुद्ध है, उनसे ऊपर तो कुछ नहीं है। कि जिन्होंने 3-4 हज़ार साल हो गए उनको आए हुए, तो भी हम सबको पता है वो कौन है, और उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था फुल फ्लेजेडली, तो हमें उनका पता ही है। अब अगर आप देखो कि अगर उनकी डेस्टिनी की बात करेंगे, जो कि मैं एग्जांपल कोट करने वाला हूँ, जो आपको भी पता होंगे, सबको पता होंगे, वो ये है कि उनका जब जन्म हुआ तो उनकी कुंडली, उनके पिताजी राजा थे, वो दिखाई। हम सबको ये सारी कथा पता है कि सबने बोल दिया कि ये बहुत बड़े संत बनेंगे, पहला प्रूफ ये है, और वो संत ही बने। दूसरा, ओशो के एक डिस्कोर्स में है, मैंने खुद ही पढ़ा था कि उनके जन्म होते ही हिमालय से एक आए ब्राह्मण योगी, बहुत बड़े, 100 साल से ऊपर उनकी उम्र थी, और उन्होंने गोद में लिया और वो रोने लग गए। तो उनके पिताजी ने पूछा भी आप क्यों रो रहे हो, इतना अच्छा मौका है। उन्होंने बोला कि क्योंकि ये बड़ा होके ये बुद्ध को प्राप्त करेंगे, पर वो देखने के लिए मैं जिंदा नहीं होऊंगा कि मेरी उम्र इतनी नहीं होगी। ये दूसरा, ठीक है। अब आप इमेजिन करो, इसको प्रैक्टिकल में लेके आ रहा हूँ पूरी तरह। मान लो आप और मैं, मुकेश अंबानी के यहाँ पे हमारा जन्म होता, उनको कोई बोल लेता है जी ये तो बौद्ध प्राप्त करेंगे, तो उनके पिताजी ने क्या किया, क्यों मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई उन्होंने कहा यार इनको मैं बाहर जाने नहीं दूंगा, हर तरह का इनको फैसिलिटी मिलेगी, लग्जरी मिलेगी, ये राजकुमार हैं, उनकी शादी भी करा देंगे। भोग विलास से ऊपर तो कोई नहीं मानते, फैसिलिटी, या आपकी शादी हो गई है, संतान भी हो गई उनकी। उसके बाद वो एक बार बाहर निकल गए। अब अगर यही लाइफ आपने या मैंने जी होती कि हम रिचेस्ट फैमिली के हम लोग होते और हम भोग विलास में पड़े होते और हम जो मर्जी करते और हम बड़े फैसिलिटीज़ में रहते और हम एक दिन बाहर निकल जाते, तो क्या हम उस दिन से सोच लेते कि यार ये आदमी बीमार है, क्या यही सबका अंत है, क्या ऐसे ही है, क्या वैसे ही है? जो उन्होंने सोचा, जो हमें बताया गया कि बुद्ध ने देखा कि यार हर आदमी की मृत्यु ज़रूर होगी, हर आदमी बीमारी में परेशान है, बूढ़ा भी होगा, मरेगा भी, ये क्या चक्कर है? ये तो किसी के दिमाग में नहीं आएगा ना। तो उनके क्यों आ गया फिर? एक ही बार में आ गया। तो ये एक्सेप्शनल है, और ये इस बात को साबित करता है कि उन्होंने पिछले जन्मों से जो
एक उनका चल रहा होगा, तो ये होगा भी इस जन्म में मैं बुद्ध प्राप्त करूँगा, बौद्ध प्राप्त करूँगा और वो दुनिया को एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। इनफैक्ट आज की डेट में एक बड़ी फेमस बुक है, अभी फेमस हुई है, आपने हमने तो 15 साल पहले पढ़ ली होगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। आज थोड़ा लोगों को ज़्यादा पता है बिकॉज वो थोड़ी चर्चा में आई है। उसको आप ले लो, उसके अंदर एक वो है कि युक्तेश्वर जी महाराज जो कि योगानंद परमहंस योगानंदा के गुरु जी थे, वो एक बार चम्मच का इंट्रोडक्शन हुआ होगा, तो उन्होंने कहा है चम्मच से खा लो खाना। तो योगानंद जी ने बोला, उस बुक में लिखा हुआ है कि भाई मैं तो हाथों से ही खाऊंगा। तो उनके गुरुजी ने हंसते हुए कहा कि आज तो तुम ये चम्मच मना कर रहे हो, पर जब बहुत वर्षों बाद तुम्हें ये सम्मान की तरह दी जाएगी तब मना मत करना। और उससे कुछ 15-20 वर्ष बाद वो अमेरिका में थे और उनका बहुत बड़ा सम्मान हुआ और उनको एक सिल्वर स्पून दी गई। तो क्या ये बड़ा क्लियर नहीं है कि उनको ठीक वही बनना था और वहाँ उस दिन उनको पहुँचना था, और जब उन्हें वो चम्मच दी, वो तो योगी थे, उन्होंने देख लिया था। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना और देखना इस बात का सबूत है कि डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। ये तो नहीं हो सकता ना कि वैभव जी जो बोलेंगे वो फिर कानात चेंज होके वो कर देगी। ये तो नहीं हो सकता। जो डेस्टाइंड होगा वही तो कोई ज्योतिषी बोलेगा। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि बड़े बड़े संत भी पिछले जन्मों में डेस्टाइंड था कि अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, तो वो वही गए, उन्होंने वही करना था। सेकंड पार्ट पे आऊँ या आप कुछ पूछोगे? नहीं, वही मैं याद दिला था। सेकंड पार्ट का ये है कि इसका एग्जांपल मैं आपको बड़ा, जो लोग समझना चाहें समझ लें कि यार ये तो तुम छोड़ो कि क्या मेरी लाइफ में सब लिखा था मैं करूँ क्या। वो कहते हैं ना, एक मच्छर भी बैठ जाता है ना, आदमी ऐसा करता है। करना पड़ेगा। तो जो भविष्य तय है वो आपके हाथ में तय नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा। आप सोचोगे ना कि मैं सो जाता हूँ, मैं क्यों करूँ कुछ, तो खुजली मचेगी कि उठ के जाऊँ, ये करूँ, टेंशन करूँ। ये आपके हाथ की चीज़ नहीं है। आप भगवान थोड़ी हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आप करने वाले हो करना ही पड़ेगा। पर आप ये सेकंड जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि मैं क्यों करूँ। भाई मैं क्यों करूँ है ही नहीं ना, एग्जिस्ट नहीं करता। आपको जिस आदमी को फिल्म स्टार बनना है वो घर से भागेगा ही और पिक्चरों के चक्कर काटेगा ही, और जिस दिन वो आराम से बैठ जाएगा 2 दिन बाद कहेगा सब बन गए, मैं नहीं बना, उठ के मैं भी मिलूँ किसी से जाके, वो तो करना पड़ेगा। मतलब मैं जो सीधे सीधे शब्दों में समझूं कि आपके ग्रह नक्षत्र आपको भगा के करवाएंगे ही, आप रुक नहीं सकते। मैं इसका हाइट बता देता हूँ। एक बात बताओ, देखो होता क्या है कि आप, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक। सबको पता है कि कृष्ण जी ने कह दिया भागवत में कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। अरे यार उसको 3-4 घंटे तक सोचो उस लाइन को। मैंने सोचा है, मैंने रातों रात सोचा है कि इसका जोशी बनने के बाद कि इसका क्या मतलब हुआ। यार ये तो तुम गुंडागर्दी कर रहे हो साफ साफ। क्या आप कह रहे हो कि भाई ऐसा है कि तुम जो मर्जी करो कुछ नहीं मिलेगा, वो मैं सोच लूँगा जो तुम्हें देना है। तो ये भी इतना बड़ा अपने आप में एक बात है कि कर्म करो फल की इच्छा। इसका सोचोगे तो आप समझ जाओगे क्यों लोग मुझे 1000 लोग बोल चुके हैं हमने किसका क्या बिगाड़ा, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। अरे भाई सिस्टम वैसे चल ही नहीं रहा। सिस्टम ऐसे चल रहा है कि आपने जो भी कुछ किया उसके अनुसार आपको ये बर्थ मिला, अब अच्छा करोगे तो अगले बर्थ में मिलेगा उसका। मगर जब भगवान ने ही बोल दिया यार कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, क्योंकि आप क्यों जोड़ रहे हो, व्हाट, देयर इज़ नो लॉजिक अबाउट दैट। ये रॉन्ग धारणा है। ये धारणा किसने डाली है मुझे नहीं पता भाई, कि ना अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। भाई ये कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं है। वो अगले जन्म के हिसाब से होगा, या अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपका हृदय प्योर रहेगा, आपके अंदर ईश्वर का वास ज़्यादा बढ़ेगा, आप अध्यात्म की ओर जल्दी जा पाओगे, आप वो जर्नी जल्दी तय कर लोगे। ये तो हो सकता है। मगर अगर ईश्वर ने बोल दिया है कि कर्म करके अच्छी फल, तो कर्म करना भी पड़ेगा। आपके हाथ में नहीं है ना करना। कोशिश कर लो 3 दिन सो के ना, चौथे दिन उठ के लगा यार और नुकसान हो गया मेरा, तो मैं तो जा रहा हूँ भाई कुछ तो करूँ, बस हो जाएगा। तो एक बात बताइए कि इससे तो ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें कुंडली में आपके पहले से लिखी होती हैं, जो भी आपको बनना होता है, जो भी आपको करना होता है, जो भी जहाँ भी आपको पहुँचना होता है, आप भी कुंडली देखते हैं। तो क्या आप भी ये देख के बता देते हैं कि आपका जन्म इस जीवन में किस उद्देश्य के लिए हुआ है, या पिछले जन्म में आप क्या थे, या इस जन्म में आप कहाँ पहुँचेंगे, क्या बनेंगे, ऐसा बता देते हैं आप भी? हाँ, तो इसमें यह है कि मैं यहाँ पे और भी लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ, और मेरे को कोई सूत्र छुपाने का कोई शौक़ नहीं है। कि जो मेरे को समझ में आया कि 2 चीज़ें आपकी कुंडली बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स भी जो लोग अभी पढ़ रहे हैं वो भी सुन सकते हैं। लग्नेश जहाँ बैठा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लगन होता है हमारा कि जैसे मान लो अगर किसी का कुंभ लगन हो और उनका शनि जो है वो 9वें घर में बैठा, ठीक है, तो 9वां घर जो है वो हम लोग विद्या से करते हैं। ठीक है।
ये ज़रूर आपको इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्या ये नहीं है इसका मतलब सिर्फ 12th पास कर ली, विद्या मतलब विद्या। हाँ। वो जिस चीज़ को पढ़ना चाहेंगे वो बखूबी पढ़ पाएंगे, ओके। उनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होगी। तो लग्नेश जहाँ बैठा है उस भाव का बहुत बड़ा रोल है कि आपने क्या बनना है। अगर आप नाइन्थ हाउस गुरु का होता है, वो लोग टीचर बन सकते हैं। तो वो इस जन्म में क्या करेंगे कि जहाँ लग्नेश बैठा होगा उस भाव का फल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिगार्डलेस ऑफ द दशा। दशा नहीं भी होगी तो यानी हमारा जो थर्ड आई वो कहाँ बैठी है, वो जाके बैठ गई है उस जगह पे। तो जैसे अगर किसी का लग्नेश चौथे घर में हो तो 4th हाउस होता है प्रॉपर्टीज़ का, मदर का। तो वो इंसान क्या कहेगा कि प्रॉपर्टी हो गई यार, कुछ पैसे आए, एक और प्रॉपर्टी बना लूँ, एक और प्रॉपर्टी बना लूँ। तो उसका आपने कहा ना कि वो इंसान की डेस्टिनी क्या है। तो लग्नेश से डेस्टिनी एक तो हमारी सेटल होती है कि जहाँ लग्नेश होगा वो इंसान उसी तरफ जाएगा। 5वां घर संतान का होता है, तो अगर जिसका लग्नेश 5वें घर में है वो आपको वो माँ बाप मिलेंगे जो कि बच्चों को, देखो हम सभी, हमारे सभी के लिए बच्चे सब कुछ हैं, मगर उनका लेवल ही अलग होगा कि आपको बचले सुबह भी बच्चे, दोपहर को भी फ़ोन करके पूछ रहे हैं सब ठीक तो है। तो एक चीज़ है, लग्नेश जहाँ बैठा है वो डिसाइड करता है हमारी डेस्टिनी कि हमारा ब्रेन कहाँ चलेगा पूरी लाइफ। और सूर्य आत्मा कारक है, सूर्य हर चीज़ का कारक है, सूर्य तो जीवन दाता है हमारे प्लैनेट का, हमारा भी। तो सूर्य जो है वो क्योंकि आत्मा कारक होता है, इसीलिए वो जहाँ बैठा है वो भाव वो आपको बताएगा कि भाई उस भाव से लिंक चीज़ें होंगी। जैसे अगर कोई आदमी 9वें, किसी का सूर्य 9वें में है, 12वें में है, 6ठे में, 8वें में है, तो वो अध्यात्म की ओर उनको लेके जाएगा ही जाएगा। अब इससे एक चीज़ और होती है ना सर कि ये देखा जाए कि जब आपने ये सब कुछ बता दिया तो फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि आजकल बहुत चर्चे में मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ। तो फिर ये सब तो बेईमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो ये है तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैं सारे उन कॉर्पोरेट वर्कशॉप वालों को कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं सिर्फ आपकी तरफ से अपना जो मैंने हमेशा कहा है कि मैं बाय एग्जाम्पल ही प्रूफ करूँगा। पहले बात कर लेते हैं एफर्मेशन। मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन एक ही बात है लगभग, बिकॉज मैनिफेस्टेशन में आप इमेजिन करते हो, एफर्मेशन में आप बोलते हो उसको। हाँ। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलो क्यों, देखिए मैं जो भी चीज़ पे मैं विश्वास करता हूँ बहुत बहुत सोचा है उस पर। उसके बाद तो आप एक बार बताओ कि एक मैनिफेस्टेशन ये हुई कि एक इंसान कॉर्पोरेट में है, उसका 3 लाख का पैकेज है, उसको प्रमोशन नहीं मिल रही, उसको बताया गया है कि आप हर रोज़ सुबह उठो और अपना थोड़ा ध्यान लगाओ और इमेजिन करो कि आप जो है वो उस पोजीशन पे है। ये मैनिफेस्टेशन हो गई। और अगर आप कुछ एफर्मेशन दैट आई एम द बेस्ट रोज़ इतनी बार बोलोगे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सिर्फ उन लोगों से कि जो लोग साउथ अफ्रीका में जो एक बच्चा है जो भूख से मर गया, क्या आप उसके मैनिफेस्टेशन का लेवल सोच सकते हो? आप तो एसी में बैठ के ना सिर्फ सोच रहे हो, वो तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियस, वो तो सोते हुए भी सोच रहा है कि खाना मिल जाए मुझे। क्या मिल गया उसे? उसको तो नहीं मिला। तो कहाँ गई उसकी मैनिफेस्टेशन? जो इंसान सोते जागते हर वक्त सिर्फ ये सोचता है कि मुझे एक रोटी मिल जाए और वो नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा मर ही जाता है। मैं अफ्रीका में तो आज ही बच्चे मर जाते हैं भूख से। तो अगर वो मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही तो ये कहाँ से हो जाएगी यार, जो कि आप ऐसे ही बैठ के एसी में कर रहे हो? ऐसा नहीं होता। ये बात ज़रूर है कि इट इज़ अबाउट लैक ऑफ नॉलेज। यही मैनिफेस्टेशन एक योगी करे तो हो जाएगी। आप पूरी बात तो बताओ ना। देखिए मैं ये मानूंगा, मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक ऐसा ध्यान लगाने वाला योगी है जो मेरे हिसाब से 2 घंटे ज़रूर ध्यान में होता है। 2 घंटे मैंने अपने जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। 2 घंटे या प्लस एवरी डे वो ध्यान में रहता है। वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर सकता है क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ना शुरू हो चुका है, वो ईश्वर के साथ रहता है, वो कर लेगा। वो एक तरीके से जो सोचेगा वो होना शुरू हो जाएगा, हालात पैदा हो सकते हैं। मगर और जो बड़े नागा साधु और जो बड़े बड़े योगी हुए हैं वो एक डायमेंशन अलग है, उसको आप छोड़ दो। पर अगर आप ये सोचोगे कि कोई नॉर्मल इंसान मैनिफेस्ट कर पाएगा तो वो नहीं हो सकता, वो मैं नहीं मानता। और मेरे से कुंडली दिखवा लो, मैं बता दूंगा कब प्रमोशन होगी, वो आप उसको वो कर दोगे, तो वो वाली बात है। और पॉजिटिव थिंकिंग एक और, मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग का तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो कि मेरी लाइफ में गुजरा है, जो बेस्ट एग्जाम्पल है। बात करीबन 5 साल पुरानी है। मेरी एक क्लाइंट है, आज ही मेरी क्लाइंट है, वो इंडियन पेरेंट्स की, पर वो उनका जन्म किसी और कंट्री में हुआ है। तो वो आई थी, मैं नाम और कंट्री नहीं डिस्क्लोज कर सकता यहाँ पे।
तो वो आई थी बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने के लिए, ठीक है। ठीक है। और फुल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग तो बड़ी छोटी चीज़ है। वो जो एक होता है ना पॉजिटिव थिंकिंग, तो ये होती है हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। उनका तो ये था कि मैं तो एक्ट्रेस बन चुकी हूँ भाई, मतलब मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा। उनका पॉजिटिव थिंकिंग लेवल उस लेवल पे था। और मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनको प्रेडिक्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे है आपका। उनको टीवी सीरियल मिला, फिर उसमें बहुत छोटा रोल मिला, वो उन्होंने नहीं किया। फिर उनको एक मूवी, 2 मूवीज़ उनकी स्टार्ट हुई जो आधे में शेल्व हो गई, बंद हो गई। और 3 साल के टाइम में वो बेहद से ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई और वो हो गई, और बहुत ख़राब ऐसा हुआ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने देश वापस चले जाएंगे। 3 साल होगा, नहीं हुआ। जाने से पहले उनकी मदर ने मुझसे पूछा कि भाई अब आप क्या कहते हो, क्या होगा। मैंने कहा भाई देखो, इनके ना 2 महापुरुषार्थ राजयोग हैं। शनि भी उनका उच्च का था और बृहस्पति भी उनका उच्च का था। मैंने कहा और इनकी शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा में आखिरी अंतरदशा बृहस्पति की होती है। तो मैंने कहा भाई एक महापुरुषार्थ राजयोग की महादशा में दूसरे महापुरुषार्थ राजयोग अंतरदशा है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। तो ये जो भी उस टाइम उन्होंने यहाँ पे डांस वगैरह सीखा था काफ़ी। तो उन्होंने कहा क्या ये बैले डांस सिखाएंगे। मैंने कहा देखो, अगर ये बैले डांस सिखाएंगे तो आपकी कंट्री में ये इनके ना अक्रॉस द कंट्री सेंटर्स होंगे बैले डांसिंग, कितना बड़ा राजयोग है। मैंने कहा आप ये मान के चलो कि ये बेस्ट टाइम है जो अगले 2 साल हैं। और उनकी ये सिचुएशन थी, जो एक्ट्रेस बनने आई थी, उनकी सिचुएशन थी कि वो डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही थी। उनको ये था कि जैसे अक्सर लोगों को हो जाता है कि भाई मैं वापस जाऊंगी तो लोग कहेंगे देखो एक्ट्रेस बनने गई थी एंड ऑल दैट। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग से वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट जो मेंटल स्टेट हो सकती है। मगर कुंडली में क्या लिखा था, राजयोग में राजयोग। पता नहीं 6 महीने बाद मेरे पास उनका मैसेज आया कि भाई वो ना यहाँ के ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले रही है। मैंने कहा बिल्कुल लो आप। और वो मतलब अगर इंडिया में होते तो वो मिस इंडिया बन गई। अच्छा। एक्ट्रेस का तो फिर भी एक एक्ट्रेस होती है, 1 साल 2 साल चलेंगी, क्या होगा। उनका तो हिस्ट्री में नाम आ गया उस देश की, इतना बड़ा राजयोग था। तो अब आप मुझे बताओ कि पॉजिटिव थिंक जीती या राजयोग जीता। इनफैक्ट वो मैं एग्जांपल बहुत लोगों को देता हूँ कि रिवर्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आपको लग रहा है कि आप किसी काम के नहीं हो, आप तो कुछ नहीं कर सकते, आपके जीवन में आपका क्या होगा, आप डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हो और आप मिस इंडिया बन गए। तो ऐसे एग्जाम्पल मुझे ये बात सोचने पे मजबूर किया है लाइफ में कि भाई ये सब ठीक है, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग आप करो खुश रहने के लिए, वो बात और है। मगर जब आप सुपर साइंस के आगे आ जाते हो, कि जब आप आध्यात्मिक में आते हो, या आप एस्ट्रोलॉजी इज़ ए सुपर साइंस। ये पता नहीं कौन से वो यूरोप के लोग थे जो नाच रहे थे कि हमने ढूंढ लिया पृथ्वी गोल है। मतलब हंसी की भी एक लेवल होता है कि 5000 साल पहले हमें पूरा सोलर सिस्टम पता था, और वो हमारे जीवन में क्या क्या करेगा हर पल, वो तक डिफाइंड है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आप सोच तो अच्छा रहे हो। मगर मैं इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ द एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपकी पत्री में अच्छा लिखा है तो कल सुबह ये मैं बता दूंगा कब अच्छा होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पत्र में कुछ अच्छा लिखा और कोई चाहे तो उसको काट दे, रोक ले, तंत्र मंत्र कर दे, बाधा बना दे। तो फिर अगर कोई ऐसा कर सकता तो पत्र में लिखे का मतलब क्या है? हाँ, तो इसमें ये है कि देखिए यहाँ पे ना विज्ञान वाली बात आ जाती है पूरी की पूरी। पहली बात, अगर 10,000 लोग ऐसा दावा करें तो एक को हो सकता है कि पता हो। दूसरा, ये बात भी तय है कि आई थिंक पिछले पॉडकास्ट में भी एकता जी के साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था, मैंने कहा था, उन्होंने पूछा था, मुझे स्पेशली याद आ गया कि भाई कौन से घर से होता है ये। तो मैंने उनसे कहा था कि सेकंड डे टैक्स, मतलब दूसरे और 8वें घर के ग्रह अगर होंगे और 6ठे 12वें में होंगे तो उनके साथ ये सब घट सकता है। अच्छा। कि तांत्रिक या किसी ने कुछ कर दिया है। मेरे को बहुत लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई हम पे क्या किसी ने कुछ कर दिया है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ये तो मैं बता दूंगा किया है कि नहीं, बिकॉज मुझे देखना आपके 8वें घर में 6ठे घर में ग्रह है कि नहीं। तो अगर किसी की पत्री में डेस्टाइंड है और अगर वो गलत जगह पे गलत आदमी के उसमें आ गया, और खुल के बता दीजिए, क्योंकि आप खोल के बताते हैं, वो कौन से ग्रह होते हैं और वो कौन सा घर होता है जिसमें अगर वो ऐसे हैं तो वो तो आप पे कुछ हो सकता है। हाँ, तो मेरा पहली बात का जवाब ये भी था कि अगर डेस्टिनी में लिखा है कि आपके साथ ये होगा तो ही होगा 1। ठीक है। और डेस्टिनी में मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 8वें घर में अगर पाप ग्रह हो या कोई भी ग्रह हो, जैसे राहु केतु, क्योंकि केतु ही सुपर नेचुरल का कारक होता है, तो केतु और केतु के साथ शनि भी बैठ जाए तो 8वें घर में, या दूसरे घर के ग्रह 8वें घर को देखते हैं। इसलिए ज्योतिष में कभी भी एक घर कभी एक अकेले काम नहीं करता, कम से कम 2 तो करते ही हैं, बिकॉज वो आमने सामने दृष्टियाँ होती हैं उनकी। तो 6ठे 12वें घर में और दूसरे और 8वें घर में अगर ग्रह होंगे, कोई भी ग्रह हो 1, स्पेशली पाप ग्रह हो दूसरा,
तो उन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं कि किसी ने कुछ कर दिया। वो कहते हैं ना कि आप किसी जगह घूमने गए थे और आप किसी गलत जगह से निकल गए क्योंकि उस दशा थी, क्या किसी के आप आ गए। तो ये ज़रूर मैं मानता हूँ आज की डेट में कि वो जो मैं उसको भी साइंस कहूँगा, वो जो साइंस थी जिसको तंत्र मंत्र जादू टोना बोला जाता है, वो भी बहुत ही एक्सेप्शनल साइंस थी और शिव के अंदर ही आती है। शिव जी ने ही दिया है, महादेव ने ही दिया है। मगर आज की डेट में ना वो बिल्कुल 1% लोग हैं जो उसके सही ज्ञाता होंगे और वो पब्लिक में है नहीं। तो 90% तो ये झूठ ही होता है, मगर ये पॉसिबल है, ये श्योर हुआ मैं इस बात का कि ये पॉसिबल। यही अच्छी बात है कि ज्ञाता कम है और जो है वो अपनी जो सही ज्ञाता है वो अपनी इन विधाओं का गलत इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता है कि उसका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। आखिरी सवाल, मैं आपके प्रेडिक्शन से इस पॉडकास्ट की शुरुआत किया था और प्रेडिक्शन से ही इस पॉडकास्ट की का अंत भी करना चाहूँगा। बॉलीवुड ब्लो को लेकर के आपने कुछ प्रेडिक्शंस किए हैं, ये बॉलीवुड ब्लो क्या है और प्रेडिक्शन ये एक्चुअली वो प्रेडिक्शन है जो किसी को नहीं करनी चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत पिछले पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि कोई चीज़ अगर मुझे बार बार ईश्वर प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप बोलो बोलो बोलो, तो मैं उसको बोलता हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैंने प्रेडिक्शन की हुई कि 15 अक्टूबर तक के लिए बॉलीवुड के लिए कोई बड़ा बिग ब्लो हो सकता है और कोई भी नहीं चाहता कि वैसा हो और मैं भी नहीं चाहता। और मैं तहे दिल से ये ईश्वर को ये है कि प्रेडिक्शन फेल होनी ही चाहिए और बस 15 अक्टूबर निकलना चाहिए। और तब तक कोई ऐसी बड़ी चीज़ खतरनाक हो सकती है जो एक बिग ब्लो के तौर पे हमें सामने आ सकती है, और वो ना हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दैट इज़ द ओनली थिंग आई वुड से। मज़ेदार बात क्या है कि वैभव जी को लोग जो पसंद करते हैं या जो पहचानते हैं, वो उसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि ये डेट वाइज बताते हैं। बताने को तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन कि डेट के साथ बताते हैं। दूसरी चीज़ की इंटरनेशनल प्रेडिक्शन जो होता है या मार्केट के जो प्रेडिक्शन होते हैं, शेयर मार्केट के जो प्रेडिक्शन होते हैं, उसको लेकर के करते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से कि हिंदुस्तान को अकल्ट भारत के दुनिया में ना लीडर मानते हैं। कोई माने या ना माने, आप सनातन धर्म छोड़ कर दूसरे धर्मों में जाएंगे ना, तो वहाँ भी आपको इस तरह की गुड़ागड़ित देखने को मिलेगी। उनकी पद्धतियाँ अलग होती हैं। जिस चाइना को लोग कम्युनिस्ट का देश बोलते हैं, वहाँ भी आप फेक सुई से लेकर तमाम तैरोकार तक जाएंगे तो आप उनको भी देखेंगे कि वो भी इसमें काम कर रहे हैं। जो दूसरे देश हैं, यानी कि इसका अस्तित्व तो है। और सबसे मज़े की बात, जो इन सब के जिसको पिता कहते हैं या पितामह कहते हैं, वो वैदिक साइंस है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, और वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हिंदुस्तान के गर्भ से निकलती है। तो बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम नहीं जानते हैं, तो कई बार सिरे से नकार देते हैं कि ऐसा नहीं होता। लेकिन जब फंस जाते हैं और जब लगता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो फिर हम मानने को तैयार हो जाते हैं। हर किसी से मेरा कहना है कि हिंदुस्तान में रहते हैं तो थोड़ा सा पढ़ना लिखना चाहिए। आप उसके एक्सपर्ट मत बनिए, लेकिन उसके पॉजिटिव और निगेटिव पक्ष को ज़रूर समझिए, ताकि अगर कहीं तर्क वितर्क करने की बात आए तो आप अपनी बात को रख पाओ और चीज़ों को जान पाओ। इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए। और लगता है कि उसके लिए फुर्सत नहीं है, पढ़ नहीं सकते, तो सिर्फ मेरा नहीं, मेरे जैसे उन तमाम लोगों को जो लगता है कि जिनकी भाषा शैली और बातचीत करने का तरीका, उनके जवाब और सवाल समझ में आते हैं, उनके पॉडकास्ट देख लीजिए, ज्ञान तो बढ़ ही जाएगा। और ज्ञान कभी खराब नहीं जाता। तो उसके बाद भी ये पार्ट 2 था जो आपने मांगा था, मुझे लगता है मैंने दे दिया। इंटरनेशनल मार्केट के बारे में जानकारी दे दी, शेयर मार्केट के बारे में जानकारी दे दी, और हम कुंडली पे भी बड़े अंदर तक गए। बहुत से लोग जो थोड़ा बहुत जानते होंगे उनको भी समझ में आएगा कि उनके साथ क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है। जो लोग देश को लेकर चिंतित होंगे, सियासत को लेकर चिंतित होंगे, जो लोग प्रधानमंत्री को लेकर के चिंतित होंगे, उन सभी सवालों का जवाब हमने इसमें दे दिया है। मुझे नहीं लगता कि कुछ बाकी है। अगर लगता है कि कुछ बाकी है तो फिर लिख भेजिएगा। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, जितना आप मांगेंगे हम उतना देने को तैयार हैं। बशर्ते बात बस इतनी है कि हम जो आपको दे रहे हैं उससे आपका लाभ होना चाहिए। फिर अंत में वही कि इंतज़ार कीजिए आप एक नए एपिसोड का, और मैं इंतज़ार करता हूँ एक नए गेस्ट का।